मैं अपने कमरे में परेशानी से चक्कर काट रही थी जब मुझे एक काला साया अपनी खिड़की पे नजर आया। मेरी तो गोया जान निकल गई। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला तो सामने दाऊद था। मुझे देखकर मेरे कमरे में आ गया। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया। मैंने कहा, दाऊद, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अगर कोई तुम्हें देख लेता तो जानते हो क्या होता? मैं रोते हुए धीमे लहजे में उससे कहने लगी। तो कहने लगा, मैं तुम्हारे कमरे में आया था। तुमने कमरा क्यों बदला है? मैंने बेड पे देखा तो तुम्हारी बहन सो रही थी, इसलिए उसके कमरे से बाहर निकलकर मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। कमरा क्यों बदला है तुमने? उसके इस सवाल पे मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता, इतने अनजान हो तुम। कहने लगा, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। क्या हुआ है मुझे बताओ। मैंने कहा, अपनी माँ से जाके पूछो। मुझे इसी बात का डर था। दाऊद कहने लगा, क्या हुआ है हानिया? कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम्हारी अम्मी आई थी, मुझ पर इल्जाम लगाकर गई हैं कि मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत के झांसे में फंसाया है। ये सुनकर उसने मुझे हैरत से देखा। कहने लगा, अम्मी ने ये सब कुछ कहा है? मैंने कहा, उन्होंने मुझ पे बहुत बहुत इल्जामात लगाए हैं। वो कहने लगी, अपनी बेटी से पूछ लो। तुम्हें पता है मेरे बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, अगर हानिया का कसूर हुआ तो मैं अभी इसे गोली मार दूंगा। जैसे जैसे मैं उसे बता रही थी, उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर रहे थे। मैंने कहा, मैंने झूठ बोल दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। दाऊद, मैं डर गई थी। वो कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैं बेहद घबराई हुई थी। उसने मेरे आंसुओं को साफ किया। कहने लगा, रो क्यों रही हो यार? मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। मैंने कहा, कैसे संभाल लोगे तुम? तुम कुछ नहीं संभाल सकते। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी अम्मी को नहीं आना चाहिए था। दाऊद, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैं रोए जा रही थी। उसका हाथ पकड़ के कह रही थी। कुछ देर वो मुझे रोते हुए देखता रहा, फिर कहने लगा, हानिया प्लीज रिलैक्स, पहले चुप तो हो। मैं चुप हो गई। कहने लगा, देखो, जो कुछ अम्मी ने किया है अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं अब तुमसे रोज रोज मिलने नहीं आऊंगा, लेकिन तुम मुझसे फोन पे राब्ता जरूर रखोगी। कुछ वक्त हम नहीं मिलेंगे ताकि मामला कुछ ठंडा हो जाए। मैं खुद अपने बाप से बात करूंगा, अम्मी को भी समझाऊंगा। पहले कुछ बन जाऊं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। बस हानिया, उस वक्त तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये कहना होगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। बस उस वक्त मुकरना नहीं है। मैंने कहा, मैं नहीं मुकरूंगी। वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद से वो मेरे घर नहीं आया। कई बार ऐसा होने लगा कि मैं अपने कमरे में सोई होती और मेरे कमरे का दरवाजा अचानक से खुल जाता। मैं डर के उठ बैठती। कौन कौन? मैं लैंप ऑन करती तो सामने मेरे वालिद दरवाजे पे खड़े होते। मैं कहती, बाबा आप? मैं डर गई थी। कोई काम था आपको? मेरी बात पे कहते, नहीं कोई काम नहीं था, सो जाओ, मैं ऐसे ही तुम्हें देखने आया था। मैं समझ गई कि वो मुझ पर शक करने लगे हैं। उन्हें भी लगता था कि कोई गड़बड़ है। अच्छा है कि अब वो मेरे कमरे में नहीं आता। मैं उसे फोन पर पल पल की रिपोर्ट देने लगी। एक महीना गुजर गया। हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। दाऊद कहने लगा, हानिया प्लीज कहीं मिलते हैं। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब है लेकिन मेरा नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा, सारी जिंदगी डरती रहोगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बस सामने वाले पार्क में आ जाओ। बस सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे तुम्हें देखना है। मैं कोई बात नहीं करूंगा तुमसे। उसे देखने के लिए तो मैं भी बेचैन थी, क्योंकि फोन पर बात करते हुए भी मुझे डर लगता था कि कहीं कोई अंदर ना आ जाए, मुझसे मेरा फोन ना छीन ले। मैं छुपती छुपाती घर से निकली और पार्क में चली गई। वो पहले ही वहां मौजूद था। मुझे देखकर दूर से ही मुस्कुरा रहा था। मैं एक बेंच पे जाके बैठ गई। काफी फासले पर उसी के मुकाबिल बेंच पर वो बैठ गया। हमने बस सिर्फ एक दूसरे को देखा था, कोई बात नहीं की थी। कुछ देर हम लोग बैठे रहे।
अपनी आंखों को सैराब करते रहे, फिर उठकर अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे चचा ये सब कुछ देख चुके हैं। मेरे छोटे चचा हमारे साथ ही रहते थे, और जब से दाऊद की वालिदा घर आई थी, मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी तफ्तीश में लग गए हैं। उन्होंने बज़ाहिर तो घर जाकर कोई तमाशा नहीं लगाया, लेकिन चंद रोज बाद डिनर पे कहने लगे कि आजकल मेरे ससुराल वाले मेरे सबसे छोटे साले के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। भाई वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, जॉब भी बहुत अच्छी करता है। मैं चुपचाप खाना खा रही थी, क्योंकि अक्सर मेरे वालिद और चचा ऐसी बातें करते रहते थे। मेरे वालिद कहने लगे अच्छी बात है। तो वो कहने लगे कि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम हानिया की मंगनी उससे करवा देते। बहुत अच्छा लड़का है, मेरा देखा भाला है। ये सुनना था कि मेरा नवाला हलक में अटका। मैंने पानी का एक घूंट पिया। मेरे वालिद कुछ देर सोचते रहे, फिर कहने लगे अगर वो लोग वाकई अच्छे हैं तो बुला लो, किसी दिन मिल लेते हैं। ये सुनकर तो मेरी जान निकली। मैंने फौरन से कहा, मैंने कहा बाबा मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी डॉक्टर बनना है। मेरे चचा बड़े गुस्से से मुझे देख रहे थे। वो कहने लगे हमारे घर की लड़कियां ऐसे मामलात में नहीं बोलती, तुमसे पूछकर तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। बाबा भी कहने लगे हानिया तुम चुप रहो। फिर मेरे चचा से कहने लगे कि क्या वो लोग चंद साल का इंतज़ार कर सकते हैं? मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी MBBS कर ले। चचा कहने लगे हाँ हाँ, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। अभी हम निकाह कर देते हैं, फिर आराम से ये अपना MBBS मुकम्मल कर ले। रुखसती फिर हम बाद में कर देंगे। ये सुनकर मेरी जान निकली थी। मैंने खाना बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया और अपने कमरे में आ गई। मैंने सबसे पहले कॉल दाऊद को की, रोते हुए उसे बताया। तो वो कहने लगा ऐसे कैसा रिश्ता कर सकते हैं, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अभी तो तुमने मेडिकल के पेपर तक नहीं दिए। क्या तुम्हारे बाप और चचा का दिमाग खराब हो गया है? मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पता है चचा मेरा निकाह करवा देंगे। उन्हें शक हो गया है। मेरे बाबा कई बार रात को मेरे कमरे में आते हैं, दरवाज़ा खोल खोल के मुझे देखते हैं। तुम्हारी अम्मी ने अच्छा नहीं किया दाऊद, उन्हें शक हो गया है। वो कहने लगा कल शाम को मेरी माँ और मेरा बाप तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे। हानिया तुम उनके सामने इस बार ना डरोगी ना इनकार करोगी। मैंने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारे माँ बाप कभी नहीं आएंगे। वो कहने लगा वो जरूर आएंगे, मैं उन्हें इतना मजबूर कर दूंगा। अपने माँ बाप के आने की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन उनके सामने इकरार करने की गारंटी तुम मुझे दोगी। मैं तो यूं थी जैसे काटो तो लहू ना निकले। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है। कहने लगा खुदा के लिए बस एक बार सबके सामने कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं बेहद परेशान थी। उस रात उसके घर से बहुत शोर की आवाजें आ रही थी, चिल्लाने की, चीखने की। मेरी बहन मेरे कमरे में आ गई, कहने लगी मुझे लगता है दाऊद के घर में चोर घुस आया है। मैं जानती थी कि वहां क्या हो रहा है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहने लगी यार बहुत शोर की आवाजें आ रही हैं, चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, क्यों ना हम पुलिस को फोन कर दें। मैंने कहा तुम पागल तो नहीं हो गई, क्यों खामखा दूसरों के मामलात में पड़ना चाहती हो? वो कहने लगी पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे सच बताओ, सच में तुम्हारा दाऊद के साथ कोई चक्कर तो नहीं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझसे उल्टे सीधे सवाल मत करो। तो कहने लगी हानिया मुझे लग रहा है कुछ हो जाएगा, उनके घर से पहले कभी ऐसी आवाजें नहीं आई, इस बार तो मुझे चक्कर ही कुछ और लग रहा है, क्योंकि दाऊद के कमरे से ही शोर की आवाजें आ रही हैं। उसके वालिद उस पर बहुत चीख रहे हैं, कुछ तो हो रहा है उनके घर में। मैं चुप थी, वैसे ही बेड पे बैठी रही, किसी बेजान मुजस्सिमे की तरह। वो मेरे पास बैठ गई, कहने लगी क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें तो बड़ा तजस्सुस होता है अगर किसी के घर पे भी कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो, तुम तो कान लगाए बैठी रहती हो। मैंने कहा प्लीज कुछ देर के लिए तुम चुप हो सकती हो। मेरे दिल की जान निकल रही थी, मैं माही बेआब की तरह से मचल रही थी, जब अचानक से झन्नाक से शीशे टूटने की आवाज आई। बेसाख्ता मैं और मेरी बहन उठकर उसी कमरे की तरफ आ गए जिसके बराबर में दाऊद का कमरा था।
मैं फटाफट से गैलरी में गई। वो शायद गुस्से में इस कदर पागल हो चुका था कि अपना सर उसने गैलरी के शीशे के दरवाजे पे जोर से मारा। ये देखकर उसकी माँ के चीखने की आवाजें आने लगी। वो कहने लगी, दाऊद क्या पागल हो गए हो तुम? वो कहने लगा, हाँ हो गया हूं पागल। हाँ कर दिया है मुझे आप लोगों की नफरतों ने पागल। मैं नहीं झेल सकता ये नफरत है। अम्मी मैं आपसे सच कह रहा हूं, अगर कल 5 बजे तक आप लोग हानिया के घर रिश्ता लेकर नहीं गए तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, मैं अपनी जान ले लूंगा। ये सुनकर मेरी बहन मुझे देखने लग गई। वो कहने लगी, ये क्या कह रहा है, पागल तो नहीं हो गया ये? उसकी ये बात सुनकर उसके वालिद कहने लगे, मैं तुम्हारा कल अपने हाथों से गला घोंट दूंगा। वो कहने लगा, ठीक है। उसने अपने बाप के हाथ पकड़े और अपने गले पे रख के दबाने लगा। मेरी जान निकल रही थी ये सब देख के। वो कहने लगा, दबाए दबाए गला, जान से मार डाले मुझे। उसके सर से खून बह रहा था। पूरा कांच उसके कमरे में फैला हुआ था, कुछ गैलरी में भी था। उसके वालिद ने फौरन से अपने हाथ उसके गले से पीछे किए। वो कहने लगा, बाबा मैं मर जाऊंगा उसके बगैर, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? जब मर जाऊंगा तब यकीन आएगा आपको। फिर उसने कांच पकड़ा और अपनी कलाई पे रख लिया। उसके माँ बाप की जान पर बनी थी, जान पर तो मेरी भी बन गई थी। मैं मुठ्ठियां भींचे ये सब कुछ देख रही थी। उसके वालिद कहने लगे, दाऊद तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये कांच पीछे करो। पागल हो गए हो क्या, मर जाओगे तुम। वो कहने लगा, आप जाएंगे बाबा या नहीं जाएंगे? अगर उसका किसी और से निकाह हुआ तो याद रखिएगा आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। मुझे बताएं आप जाएंगे या नहीं? उसके माँ बाप उसे यूं देख रहे थे जैसे बेबस हो चुके हों। वो कहने लगे, ठीक है हम जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं वहां जाकर क्या मिलेगा, सिर्फ जलालत और इनकार। वो कहने लगा, आप मुझे अपना फैसला सुनाएं। उसका बाप कहने लगा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, तुम्हारी खातिर मैं ये भी कर गुजरूंगा, लेकिन अगर उन्होंने इनकार किया तो फिर तुम जिद नहीं करोगे? वो कहने लगा, ठीक है अगर हानिया ने इकरार कर दिया तो आप मेरा साथ देंगे। मेरी माँ कहने लगी, वो लड़की डरपोक है, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हें वहां जाके मारेगी जहां पानी भी पीने के लिए नहीं होगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो बदला ले रही है तुमसे, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैं सब देख चुकी हूं, उसकी आंखों में खौफ, उसकी अपने घर वालों के सामने जान निकलती है। वो कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, तुम क्यों उसकी खातिर अपनी जान ले रहे हो? वो कहने लगा, अम्मी वो मुझसे मोहब्बत करती है, वो मेरा साथ देगी। मेरी बहन ने मेरी कलाई पकड़ी, मुझे कमरे में ले आई। कहने लगी, ये सब क्या था? तुम तो कहती थी तुम्हें कुछ पता नहीं। मैंने कहा, ये सच है, मैं दाऊद से मोहब्बत करती हूँ। वो कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो तुम समझ नहीं रही, ना तो अब्बा इस बात पर आमादा होंगे ना चचा। तुम इनकार कर दो वरना यकीन मानो हानिया, वो आग लगेगी कि बुझाए नहीं बुझेगी। मैंने कहा, वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, अपनी जान तक दे सकता है, तो क्या मैं चुप रहूंगी? नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। वो कहने लगी, तो क्या करोगी? माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालोगी? मैंने कहा, माँ बाप को बेइज्जत क्यों करना है? कसूर चचा का था, उसकी फुप्पो का था, मेरा नहीं था। सजा मैं और दाऊद क्यों भुगतें? तो वो कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पागल लड़की, अव्वल अब्बा नहीं मानेंगे, और समझो बिल फर्ज अगर मान भी जाए तो तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हें शादी के बाद इज्जत देंगे, तुम्हें सर आंखों पे बिठाएंगे? ये जो दाऊद है ना, इसके सर पे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का गुस्सा है। ऐसा भूत शादी के चंद दिन बाद उतर जाता है। ये वही करेगा जो इसके माँ बाप कहेंगे। तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन के रह जाएगी। हानिया प्लीज, जज्बात में आके गलत कदम मत उठाओ। लेकिन उस वक्त तो मेरे सर पर भी दाऊद की मोहब्बत का भूत सवार हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि बस जो वो कर रहा है ठीक कर रहा है, जो मैं करूंगी वो भी ठीक करूंगी। मैं भी बगावत पर उतर आई थी।
वो कहने लगी, तुम करो सबके सामने हाँ, फिर शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा। जानती हो ना उस दिन बाबा क्या कह रहे थे उन लोगों को, कि वो तुम्हें गोली मार देंगे। मैंने कहा तो क्या करूं? अगर ये सब कुछ करके उनकी नफरत को यूं तस्कीन मिलती है तो ठीक है, मार दे मुझे। मेरी बात सुन के कहने लगी, तुम अच्छा नहीं कर रही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, उठकर अपने कमरे में आकर लेट गई। अपने आप को कल के लिए तैयार करने लगी। मेरी बहन सुबह से ही बहुत परेशान थी। वो मुझे कई बार समझा चुकी थी कि ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जो माँ बाप की इज्जत को बर्बाद कर दे। लेकिन मैंने कुछ भी ना सोचा ना समझा। अगले रोज 5 बजे दाऊद के वालिद और वालिदा घर आए तो मेरे बाप, मेरे चचा चची, वालिदा सभी गुस्से में बैठे थे। वो कहने लगे, अब क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे? तो दाऊद के वालिद नजर झुकाए बैठे थे। कहने लगे, मेरे बेटे ने मुझे मजबूर कर दिया, वरना मैं कभी भी तुम्हारे घर पर कदम नहीं रखता। बहुत बड़ा सान्या हमारे घर में हुआ था, सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। मेरे वालिद ने मुट्ठियां गुस्से में भींची। वो कहने लगे, फिर से वही बकवास करने आए हो तुम लोग? वो कहने लगे, नहीं, मैं वो सब कुछ फरामोश करके बहालत मजबूरी अपने बेटे की वजह से यहां बैठा हूं। तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। कहो तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेता हूं कि खुदा के लिए अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ तय कर दो। मेरा बाप कहने लगा, उठो और दफा हो यहां से। तुम्हारा आवारा बेटा ये सोच भी कैसे सकता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसे दूंगा? मेरी बेटी खैरात का सामान नहीं है जो दुश्मनों को उठा के दे दूं। दाऊद की वालिदा कहने लगी कि कोई भी जवाब देने से पहले आप अपनी बेटी की रजामंदी ले लो। वो कहने लगे, उस दिन जवाब सुना नहीं था हानिया का, तसल्ली नहीं हुई थी। वो कहने लगी, आज फिर हमारे सामने उससे पूछ लो क्या कहती है। अगर वो इनकार करती है तो उसे कहो कि दाऊद को फोन करे और कहे कि वो इनकार कर रही है, वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। हम चले जाएंगे। मेरे वालिद कहने लगे, उसका दाऊद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दाऊद के वालिद कहने लगे कि फिर भी बुलाओ हानिया को, हमारे सामने उससे पूछो। अगर वो इनकार करेगी तो ठीक है, मैं अभी दाऊद को फोन करूंगा। वो फोन पर उसे इनकार करे, कहे कि वो शादी नहीं करना चाहती। और अगर उसने इनकार नहीं किया शमशाद, तो फिर तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से तय करना पड़ेगा। तुम उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करोगे। मेरे बाबा कहने लगे, मेरी बेटी इनकार कर देगी। वो कहने लगा, अगर इनकार ना किया तो क्या करोगे? वो कहने लगे, तब भी मैं तुम्हारे बेटे के साथ उसकी शादी नहीं करूंगा। फिर चिल्लाकर मेरे बाप ने मुझे पुकारा। मेरा दिल बुरी तरह से कांपा था। मेरी बहन कहने लगी, हानिया, खुदा के लिए इनकार कर देना। मैं खामोशी से सीढ़ियां उतरकर नीचे अपने बाप के पास जाकर खड़ी हो गई। वो कहने लगे, जवाब दो इनको, इनकी सारी खुश फहमियां दूर कर दो। इन्हें बता दो कि तुम इनके बेटे से नफरत करती हो। मैंने कहा, बाबा मैं आ, आप हाँ करते हैं, मैं दाऊद से मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे बाप ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा। मैं फर्श पे जाके गिरी। मेरे चाचा कहने लगे, देख लिया आपने, बड़ा मान था आपको अपनी बेटी पे। मैंने कहा था, भाई साहब, मैंने इस लड़की को खुद पार्क में देखा है। ये उस लड़के के सामने बैठी थी, उसे इशारे कर रही थी। जैसे ही रिश्ते की बात मैंने छेड़ी, देख लिया आपने, अपनी बेटी की जुबान देख ली। दाऊद के वालिद खड़े होके कहने लगे, शमशाद, सुन लिया तुमने अपनी बेटी का जवाब। इसलिए मैं भी कभी तुम्हारी बेटी से रिश्ता नहीं करना चाहता था। जब जब तुम्हारी बेटी को देखूंगा मुझे अपनी बहन की याद आएगी, लेकिन मजबूर हूं अपने बेटे के हाथों। मेरे ख्याल से तुम भी मजबूर हो जाओगे अपनी बेटी के हाथों। जब मजबूर हो जाओ तो मुझे फोन कर देना। मैं तुम्हारी बेटी को अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाने के लिए आ जाऊंगा।
ये कहकर वो दोनों जा चुके थे। मेरे बाप ने मुझे बालों से पकड़ा, कहने लगे, कमीनी, जलील, तुमने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की करके रख दी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहकर उन्होंने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मेरी वालिदा, मेरी बहनें मेरे बाप के पास आ गई, कहने लगी, छोड़े उसे, पागल हो गई है ये तो, उस लड़के ने इसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया है। बाबा, आपको पता है ये ऐसी नहीं है। बहुत मुश्किल से मेरे बाप ने मेरा गला छोड़ा था। बुरी तरह से मेरा सांस फूल रहा था। वो कहने लगे, ले जाओ इसको यहां से। फिर मेरे चचा से कहने लगे, तुम कल उन लोगों को बुलाओ, मैं कल ही इसका निकाह कर दूंगा और रुखसती भी कर दूंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगी बाबा, उसके बगैर मैं मर जाऊंगी, मैं किसी और से निकाह नहीं करूंगी। मेरे बाबा कहने लगे, निकाह नहीं करोगी तो मुझे मरा हुआ देखोगी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मेरे बाप ने कहा, फायजा, इसके कमरे से इसका मोबाइल ला के दो मुझे। मेरी बड़ी बहन ने मेरा मोबाइल मेरे वालिद को लाकर दे दिया। मैं खामोशी से अपने कमरे में जाके बैठ गई। वो कहने लगी, तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों चाहती हो यहाँ खून खराबा हो जाए? मैंने कहा, बाबा से बोलो मुझे मार डाले, लेकिन मैं बेवफाई नहीं कर सकती। वो कहने लगी, देखो ये सब वक्ती चीजें होती हैं, ऐसी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। तुमने क्यों उसके साथ ऐसा चक्कर चलाया? तुम क्या जानती नहीं थी कि हमारी पुरानी दुश्मनी है? मैंने कहा, मोहब्बत दुश्मनी देख के होती तो तुम्हारे सर की कसम मैं उससे मोहब्बत ना करती, लेकिन मोहब्बत ये सब कुछ नहीं देखती, बस हो जाती है। मैंने कहा, मेरा एक काम करोगी? कहने लगी, अब क्या करना है? मैंने कहा, बस सिर्फ एक बार मेरा साथ दे दो, दाऊद तक ये पैगाम पहुंचा दो कि कल मेरा निकाह हो रहा है। वो कहने लगी, मैं पागल नहीं हूं कि दूसरों की बातें पहुंचाऊं। मैंने कहा, मैं जहर खा लूंगी। ये सुनकर मेरी बहन परेशान हो गई, कहने लगी, तुम्हारा दिमाग क्यों ठीक नहीं हो रहा? तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? मैंने कहा, मैं सच में जहर खा लूंगी, बस एक बार उसे ये बता दो कि मेरे बाबा जबरदस्ती मेरा निकाह कर रहे हैं। मेरी बहन कहने लगी, अच्छा ठीक है। मैंने कहा, अभी मेरे सामने तुम बस गैलरी से जाके दाऊद से ये कह देना कि वो आ जाए, उसे बस मेरा पैगाम दे दो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। वो कुछ देर सोचती रही, फिर उठ के चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो मैंने कहा, क्या कहा तुमने उसे? कहने लगी, मैंने उसे कह दिया है, लेकिन तुम अच्छा नहीं कर रहे। मैंने कहा, उसने क्या कहा? कहने लगी, उसने क्या कहना है, धमकियां दे रहा था, आग लगा दूंगा, हानिया तुम अच्छा नहीं कर रही। वो एक एबनॉर्मल और जनूनी किस्म का लड़का है। जितनी मोहब्बत आज तुम्हारे लिए दिखा रहा है ना, कल को ये सारी मोहब्बत भूल जाएगा। इस वक्त उसके सर पर जनून सवार है। वो नॉर्मल नहीं है, वो तुमसे कभी भी नॉर्मल मोहब्बत नहीं करेगा। तुम बहुत पछताओगी। मैंने बहुत लड़कियों को रोते और पिछताते देखा है। जज्बाती फैसला मत करो। अगले रोज सुबह ही सुबह दाऊद मेरे घर के बाहर चिल्ला रहा था, कह रहा था, आप लोग जबरदस्ती हानिया का निकाह नहीं कर सकते। ये सुनकर मेरे चचा, मेरे वालिद घर से बाहर निकल आए। उसे बहुत मारा। मैं भाग के दरवाजे से बाहर आई। मैंने अपने बाप के पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा, खुदा के लिए इसे छोड़ दे। दाऊद के वालिद भी आ गए। लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, यहां तक कि पुलिस आ गई, मेरे बाप और चचा को पकड़ के ले गई। मेरी वालिदा मुझे मारने लगी, बद्दुआएं देने लगी, कहने लगी, काश मुझे पता होता तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पैदा होते तुम्हारा गला दबा देती। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या ठीक था क्या ठीक नहीं था। बहरहाल एक तमाशा सा लग गया था। मेरी बहन मुझे बुरा भला कह रही थी। मैं चुपचाप ऊपर आ गई, अपने पुराने कमरे में जाकर गैलरी में चली गई। मैंने आवाज दी, मैंने कहा, दाऊद। वो शायद अपने कमरे में ही था, फौरन से गैलरी में आ गया। कहने लगा, सुबह तक तुम्हारे वालिद और चचा घर आ जाएंगे। मैंने बाबा से कहा है। इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। उसके मुंह से खून निकल रहा था, माथे पे भी बहुत गहरा सा जख्म था, पट्टी बांध रखी थी, हाथों पे भी बांध रखी थी।
उसका हाथ पकड़ के मैंने कहा, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे, क्या मेरे साथ भाग सकते हो? हम निकाह कर लेते हैं। मेरी बात सुनकर उसने मुझे हैरत से देखा। मैंने कहा, निकाह करके वापस आ जाएंगे। एक बार निकाह हो जाएगा तो मेरा बाप कहीं पे भी मेरा निकाह नहीं कर सकता, फिर उन्हें मजबूरन हमारी बात माननी पड़ेगी। वो कहने लगा, हानिया, मैं तुम्हें इज्जत से अपने घर लाना चाहता हूँ। मैंने कहा, और अगर मेरे चचा और बाबा बाहर आ गए तो सबसे पहले जबरदस्ती मेरा निकाह किसी और से करवा देंगे। वक्त नहीं है हमारे पास। तुम्हें जो सोचना है बस 10 मिनट में सोच लो। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, रुको। उसने मोबाइल निकाला, अपने दोस्तों से बात करने लगा। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं उसके साथ घर से भाग चुकी थी। घर में कोई ऐसा नहीं था जो मेरा पीछा कर सकता। मेरे वालिद और चचा दोनों जेल में थे। वो मुझसे कहने लगा कि एक दोस्त की तरफ मैंने सारे निकाह का इंतज़ाम कर लिया है, बस वहाँ निकाह पढ़ाएंगे और फिर मैं तुम्हें वापस घर छोड़ दूंगा। हमारे दरमियान बस यही तय हुआ था कि हमें सिर्फ निकाह करना है। वो मुझे अपने दोस्तों के फ्लैट में ले गया, जहाँ मौलाना साहब पहले से मौजूद थे। उस वक्त वहाँ 5 से 6 लड़के मौजूद थे। हमारे जाते ही हमारा निकाह हो गया। मौलाना साहब ने निकाह नामा दाऊद के हाथ में दे दिया। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मैंने दाऊद से कहा कि हम वापस चलते हैं। वो कहने लगा, हाँ ठीक है, चलते हैं, तुम फिलहाल कमरे में बैठ जाओ। मैं कमरे में जाके बैठ गई। उन सबके दरमियान क्या बातचीत हो रही थी मैं नहीं जानती थी। कुछ देर में दाऊद कमरे में आया, काफी परेशान सा था। कहने लगा, बहुत गड़बड़ हो गई। तुम्हारे वालिद और चचा बाहर आ चुके हैं और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मुझ पे किडनैपिंग का केस कर दिया है। इस वक्त तुम्हारा यहां से निकलना खतरे से खाली नहीं है। इस वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। मैंने कहा, अब क्या होगा? कहने लगा, रात यहीं गुजारो, सुबह कुछ करते हैं। मैं बहुत परेशान थी। वो कहने लगा, कुछ खाओगी तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं? मैंने नफी में सर हिलाया। वो कहने लगा, अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद उसके वो सब दोस्त कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर परेशान हुई। मैंने कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? वो कहने लगे, इस बार तो दाऊद ने हमारी मौज करवा दी। क्या लड़की फंसाई है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, मैं समझी नहीं, क्या बातें कर रहे हो आप लोग? वो कहने लगा, इतनी नन्ही मत बनो, जैसे तुम्हें नहीं पता कि लड़की को निकाह करने के लिए लड़के अपने दोस्त के फ्लैट में क्यों लेकर आते हैं। दाऊद ने हमारे साथ डील की थी कि तुमसे निकाह तो वो करेगा, लेकिन सुहाग रात हम सब मनाएंगे। ये कहकर उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरी तो जान निकल गई। उन चारों में से एक कहने लगा, मुझे तो लगता है दाऊद ने इस लड़की से निकाह इसलिए किया था ताकि अपनी फूफो का बदला ले सके। दूसरा कहने लगा, जो भी है छोड़ो, हमें क्या लगे, हमें तो मुफ्त की शराब से मतलब है। ये कहकर वो मेरे करीब आने लगे। मैंने कहा, देखो मुझसे दूर रहो, अगर दाऊद को पता चल गया ना, तुम लोगों को जान से मार डालेगा। वो कहने लगा, वो क्या करेगा, वो खुद तुम्हें छोड़ के जा चुका है। कह रहा था आज की रात तुम लोग एंजॉय करो, कल मैं करूंगा, और परसों इस लड़की को इसके बाप के दरवाजे के पास फेंक दूंगा, फिर उसे कहूंगा कि संभालो इसे, मैंने अपनी फुफ्फो का बदला ले लिया। ये सुनकर मुझे लगा मेरा दिमाग चकरा जाएगा या फट जाएगा। मेरे दिमाग की तनाबें कसने लगी। मैं रोने लगी, उनके सामने हाथ जोड़ने लगी कि खुदा के लिए मुझे जाने दो। उनमें से एक जल्दी से मेरे पास आ गया। मैंने उसे इस जोर से धक्का दिया कि उसके पीछे खड़े बाकी नौजवान भी लड़खड़ा गए और वो जमीन पे गिर गए। मैं जल्दी से दरवाजे के पास आई तो दरवाजा बंद था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, फिर बाहर से लॉक कर दिया। वो सब दरवाजा खटखटाने लगे। मैं फ्लैट से बाहर निकल गई और अंधाधुंध भागने लगी। मेरी बहन ठीक कह रही थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी दाऊद मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश भी खेल सकता है। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। मैं बहुत तेजी से भाग रही थी।
जब अचानक से एक गाड़ी मेरा पीछा करते हुए एकदम मेरे सामने आके खड़ी हुई और मैं उस गाड़ी से बुरी तरह से टकरा के गिरी और बेहोश हो गई।